अस्सलामुअलैकुम, नजम सिटी शो में खुश आमदेद। मैं हूँ सैयद आयशा नाज, मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। नजम सेठी साहब, आपने पानी पी लिया, लेकिन इस वक्त पानी पीने की ज़रूरत हुकूमती कैंप को भी है। हाँ, ये तो है। वो कल हमें ये कहना चाहिए था कि आज की शाम बड़ी बोझल है, आज की रात बड़ी कातिल है। रात से ही सनसनी का आगाज़ हो गया था। वैसे तो कई जगह गुजर रहे हैं, शेख रशीद साहब भी रातों को जाग रहे हैं, लेकिन अपोजिशन रात को जागती रही, देर तक पार्लियामेंट लॉजेस में बैठे रहे कि MQM के साथ मुआहदे को ख़त्मी शक्ल दी जाए। सुबह हुकूमती अरकान के साथ उनकी मुलाकात थी, लेकिन आखिर 4 बजे से पहले 1 बजे के करीब ऐलान कर दिया गया फ़रोग नसीम साहब की जानिब से कि उन्होंने अपना इस्तीफ़ा भिजवा दिया। फ़रोग नसीम साहब, कैन यू बिलीव? किसी को यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन वो लोग यकीन कर सकते थे जिन्होंने आपकी प्रेडिक्शंस को फॉलो किया। मुझे याद पड़ता है आप नवंबर से ये बताना शुरू हुए थे टाइमलाइन कि ये ऐसे होने जा रहा है और आहिस्ता आहिस्ता वो जो नॉब है उसको तेज़ किया जाएगा और भाप बनने का अमल शुरू हो जाएगा। काफली के साथ जो हुआ वो भी आपने प्रेडिक्ट कर दिया था, और अब जो सिचुएशन बन रही है उसके बारे में आपने काउंट के बारे में एग्जैक्टली क्या कहा था वो सुनवाते हैं, फिर मैं आपसे पूछूंगी आपने जाना कैसे ये। जी, इनको ज़रूरत नहीं पड़ेगी एलाइज की। इत्तेहादी जो है ना, चौधरी परवेज एलाई एटसेट्रा एटसेट्रा, MQM, GDA, ANP, इनको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इनके पास उसके अलावा PTI के लोग हैं, और PTI के लोग अब नज़र आ रहा है कि वो तो इनके पूरे हो गए नंबर। मगर मैंने एक और बात भी कही थी, मैंने कहा था जब ये पता चल गया ना इत्तेहादियों को कि इनके नंबर पूरे हो गए 172, तो वो भी इधर आ जाएंगे, तो जब वो कूद के आएंगे तो 200 टप जाएगा। हाँ, यस, तो आप इंतजार फरमाएं, जिस दिन ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लॉन्च होगा उस वक्त फिर ये दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये अभी मार्च शुरू हुआ था, हमने नवंबर तक नहीं गए कि आपकी प्रेडिक्शंस की टाइमलाइन वो जो आपको देखते हैं उन्हें। मोटी बात ये थी, नवंबर में मैंने कहा था कि जनवरी में काउंटडाउन शुरू हो जाएगा, कुछ नई डेवलपमेंट्स होंगी। फरवरी में पानी जो है वो उबलना शुरू हो जाएगा, मार्च में उबल के भाप बन जाएगी। ये इसी किस्म की मैंने बात की थी। भाप बन के उड़ रहे हैं। और देखिए, तो वो मुझे नजर आ रहा था कुछ चीजें। हाँ। तो तजरिया इसी को मैं कहता हूँ। तो 200 कैसे क्रॉस हुआ है? 199 तो हो रहा है एस्टिमेट। ये वो अभी 2-3 लोग ऐसे हैं जिन्होंने राना सनाउल्लाह साहब को बता दिया है कि हम भी आएंगे, और वो चौधरी साहब के साथ 5 लोग थे ना, तो उनमें से 3 चले जाएंगे। चौधरी साहब के, चौधरी परवेज इलाही की मैं बात कर रहा हूँ, उनमें सालिक और हुसैन और अपने तारिक चीमा साहब, ये हम कल भी डिस्कस कर रहे थे, ये चले जाएंगे। और परवेज इलाही साहब सबसे बड़े इसमें लूज़र होंगे। अब उनका फ्यूचर बहुत मुझे कमज़ोर लग रहा है, कुछ ख़ास नज़र नहीं आ रहा कि उनके साथ अब क्या होने जा रहा है। तो अच्छा, लेकिन उन्होंने कल एक निजी TV चैनल से बात करते हुए बड़े कॉन्फिडेंटली कहा कि इमरान खान साहब तहरीक अदम एतमाद का मरहला भी पार कर लेंगे और जो वज़ीर आला पंजाब होगा वो PTI के इत्तेहादी ही होगा। तो वो तो बहुत कॉन्फिडेंट है, आप कैसे कह सकते हैं कि उन्होंने एक गलत फैसला नहीं? आयशा, आपने याद होगा आपको कि मैंने कहा था जहांगीर तरीन ग्रुप भी नहीं जाएगा, मैंने कहा था अलीम खान साहब भी नहीं जाएंगे जी। मैंने ये दोनों बातें कही थी। हाँ, लेकिन आपने वजह क्या बताई थी कि वो क्यों नहीं जाएंगे, वो सुनते हैं। मगर जो भी करेंगे अलीम खान साहब और पंजाब और जहांगीर तरीन, ये अब इमरान खान साहब के साथ नहीं खड़े रहेंगे। ये जो लोग हैं जहांगीर तरीन और अलीम खान साहब, ये बिल्कुल फौरी तौर पे ये फिर नून लीग के साथ नेगोशिएट कर लेंगे। अच्छा, इस सारी सिचुएशन में तो नून लीग के लिए तो प्लस ही है ना सेठी साहब? नून लीग के लिए प्लस है, बिल्कुल प्लस है, और पीपल्स पार्टी के लिए भी प्लस। तो अब बात यह है कि खान साहब का वक्त आ गया है, अब खान साहब फड़केंगे, ये करेंगे वो करेंगे। जहांगीर तरीन साहब नफरत करते हैं खान साहब से, और अलीम खान, आपका ख्याल है अलीम खान साहब पूरी सियासत कर रहे हैं? सियासत तो कर रहे हैं, मगर नफरत करते हैं खान साहब के साथ, और इन्हीं की वजह से वज़ीर आला पंजाब बनना मुश्किल हो रहा है परवेज़ इलाही साहब का, और वो अब ये कोशिश कर रहे हैं कि स्पीकरशिप ही बच जाए किसी तरह। तो इत्तेहादियों का जो मामला था, आपने कहा कि अगर PTI वाले आएंगे तो फिर इत्तेहादी भी आने की कोशिश करेंगे, MQM ने वही कर लिया। मुस्लिम लीग काफ क्या करेगी अब? मुस्लिम लीग काफ तो रह नहीं गई है, 5 लोग थे सेंटर में और 10 लोग हैं यहाँ। अब जो इनको फार्मूला ऑफर हुआ था वो यही था कि आप 10 की जगह 15 सीटें ले लें और आप चीफ मिनिस्टर रह जाएं 4-5 महीने के लिए, और
मैं समझता हूँ कि बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी चौधरी परवेज़ इलाही ने गवा दी है। अब इनके पास अपने लोग भी नहीं रहेंगे, ये अब चीफ मिनिस्ट्री का सोच रहे हैं, सवाल ही पैदा नहीं होता। अब जो अगर आज इलेक्शन करवा लें ना, अब तो अगर वो रेजिग्नेशन जो है बुज़दार साहब की एक्सेप्ट हो जाती है तो फिर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना पड़ेगा ना। तो अगर चौधरी साहब खड़े होंगे तो उधर से नून लीग वाले अपना बंदा खड़ा करेंगे और ऐन मुमकिन है कि ये जहांगीर तरीन साहब और ये सब जो है फ्लोर क्रॉस करके और वो दूसरी साइड पे चले जाएंगे और चौधरी साहब बिल्कुल इलेक्ट नहीं हो सकेंगे। नून लीग का बंदा इलेक्ट हो जाएगा और उसमें हमजा इज द लीडिंग कैंडिडेट। तो और भी कोई कर सकते हैं। ऐसा लगता है कि कोई होमवर्क और सोचे समझे बगैर परवेज़ इलाही साहब ने स्टेप ले लिया और वो आपकी फोन कॉल वाली बात भी की गई है, वो भी सही साबित याद है मैंने क्या कहा था, जरा वो दिखा दीजिए। वो भी दिखाएं जी। एक पुराने इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स थे जो कि अब साइडलाइन हो गए हैं, मगर अभी भी वो उनकी बात सुनते हैं और वो आगे कन्वे कर रहे हैं। इसमें ज़रूर एक बात है कि क्या हुआ आखिरी वक्त पे कि चौधरी साहब ने इतना बड़ा यू टर्न, मैं समझता हूँ इमरान खान ने भी इतने बड़े यू टर्न नहीं लिए जितने चौधरी साहब ने लिए। हाँ जी, तो फ़ोन कॉल वाली बात भी इशारों के नायों में ही चौधरी साहब मैंने यही कहा था कि देखिए ना 11 बजे कल सुबह जो दिन गुजरा है, 11 बजे चौधरी परवेज़ इलाही ने फ़ोन करके इसाक डार साहब को सलाम दुआ ली और शुक्रिया अदा किया नवाज शरीफ साहब का। अच्छा। क्योंकि उससे रात एक कबल ये जाके फूल वूल दे आए थे और मिठाई आपने बताया था, ये ऊँटे लग गए थे, सारे खुश थे। सुबह 11 बजे इन्होंने फ़ोन करके और शुक्रिया अदा किया और फिर 12 बजे 1 घंटे के अंदर कुछ हुआ और ये उठ के चले गए इमरान खान का साहब के पास और ये इन्होंने चौधरी शुजात से कंसल्टेशन भी नहीं की, तारिक चीमा से भी कंसल्टेशन नहीं की, उठ के अपने बेटे को साथ लिया और डजन करके पहुंच गए खान साहब के पास और आधे घंटे के अंदर इन्होंने जाके अंगूठे लगा दिए। अब मुझे बताएं, ऑपोजिशन के साथ इनको पूरे 2-3 हफ्ते लगे हैं नेगोशिएट करने के लिए, क्या मुझे मिलेगा, कैसे होगा, ये होगा, और खान साहब के साथ जाके फ़ौरन रातों रात ये कर लिया। और मैं ये भी बताऊं, इनको पता था कि पीटीआई के बहुत से लोग जो हैं वो क्रॉस ओवर कर गए हैं और अगर इत्तेहादी साथ रह भी जाते हैं एमक्यूएम और चौधरी साहब तो फिर भी ये वोट डिफीट होने वाला था। इसके बावजूद उनको पता था कि इमरान खान अब बचता नहीं है, जो कि नंबर्स गेम चल रही थी, उसके बावजूद 1 घंटे के अंदर इनको कुछ ऐसी ख्वाब आई या फ़ोन आया और उसके ऊपर इन्होंने एक्ट यकीन कर लिया। और मैंने कल ये भी कहा था कि ऐन मुमकिन है कि इनको कोई तजवीज़ आई या कुछ हुआ। अब जाके आज पता चला है, जो कि इन्होंने तस्लीम खुद किया है हामिद मीर साहब के सामने या कामरान खान के साहब के सामने, कि जी हाँ वो फ़ोन कॉल तो आते रहते थे। अब ये पता लग गया हमें कि इनको किसी ने फ़ोन किया है, जिनको ये जानते थे, जिनका नंबर इनके पास था, जिनके साथ पहले ही एक फ़ोन कॉल्स ले और उनके हुक्म के ऊपर काम करते रहे, किसी इसी किस्म के शख्स के इन्होंने फ़ोन किया और इनको कहा कि जाओ, और वो इंतज़ार कर रहे हैं। अच्छा। और उधर कह दिया कि आप ये आ रहे हैं और आप ये काम कर दें। दरअसल बहुत सी सिचुएशन चेंज हो गई है, जो लोग पहले इस किस्म के पैगाम दे रहे थे वो अब उनको हटा दिया गया सीन में से। अब एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल हो गई है और उन्होंने सख्ती के साथ न्यूट्रलिटी जो है उसको इम्प्लीमेंट किया है। और वो लोग जो कि पहले इस्टेब्लिशमेंट के बिहाव के ऊपर या किसी एक शख्स जनरल के बिहाव के ऊपर ये हरकतें कर रहे थे, फ़ोन कॉल्स ये वो सारा पार्लियामेंट को चला रहे थे, वो सारे फारग हो गए, उनको ओहदों से हटा दिया गया है। अब मगर वो उनके पास अभी भी तो नंबर्स हैं इनको नहीं पता किसको हटाया किसको नहीं हटाया। ये तो अभी भी ये समझ रहे हैं कि वो शायद गर्दिश में है, ऑपरेशनल है। मगर तो उनमें से किसी ने किसी के कहने के ऊपर या खुद अपनी सोच के, क्योंकि वो भी तो एक इन्वॉल्व रहे हैं, उन्होंने इनको फ़ोन कर दिया। उनका शायद ये होगा कि अगर ये चले जाते हैं तो फिर एमक्यूएम भी नहीं जाएगी, वो भी आ जाएगी, समझेंगे कि इस्टेब्लिशमेंट जो है चौधरी साहब के साथ है और इमरान खान के साथ है। तो इसलिए इन्होंने ये कदम उठाया। अब जाके इनको पता चला कि इस्टेब्लिशमेंट तो न्यूट्रल है, इनके साथ तो हाथ हो गया है। अब जो है अब जाएँ कहाँ, जाएँ तो जाएँ कहाँ। अब उनके अपने जो लोग हैं, चौधरी शुजात नाराज़ हैं, उनका साहिबजादे नाराज़ हैं, चौधरी वजाहत के साहिबजादे नाराज़ हैं, तारिक चीमा साहब ने तो खुल के आ गए। और मैं ये आपको बता दूं, ये तीनों ने नून लीग के लोगों को बता दिया है कि जी हम आपके साथ हैं, हम आ जाएंगे। अभी हम चौधरी साहब के साथ खड़े हैं, मगर आप फिक्र ना करें, जब वक्त आएगा तो आप देखिएगा हम आपके साथ ही खड़े होंगे। हाँ। तो मतलब ये है कि इसीलिए मैं कह रहा हूँ 200 से ऊपर चली गई है और चौधरी साहब के अब कोई चांसेस नहीं है देखिए चीफ मिनिस्टर बनने के। वो अब सूरत हाल ये होगी कि एक नई हुकूमत आएगी, वहाँ कोई और इलेक्ट हो जाएगा, उसके सपोर्ट पीपल्स पार्टी, नून लीग और पीटीआई के फ्लोर क्रॉसिंग एमएनएस का एमपीएस का होगा और इंडिपेंडेंट्स का होगा और वो अब हुकूमत बनाएंगे अब।
और वो जब हुकूमत बनाएंगे तो उसके बाद सबसे पहले चौधरी साहब को चेंज करेंगे वो नहीं तो वो अगर स्पीकर फर्ज की करें, छुट्टी करेंगे अगर फर्ज करें इस्तीफा मंजूर ही नहीं होता, जो कि गवर्नर हाउस अभी पहुंचा है। अच्छा, वो गवर्नर हाउस में 2 दिन हो गए हैं वो इस्तीफे को, तो अभी तक उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। इससे ये लगता है कि इमरान खान साहब की कुछ और भी सोच थी, वो भी शायद चौधरी साहब के साथ हाथ कर रहे थे कि तुम आ जाओ, पहले मैं तुम वोट जो है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस उधर हमें निकालें, फिर हम आपको उधर से हमें निकालें, हमारी हेल्प करें, फिर जब मैं बच जाऊंगा तो फिर मैं आपको लगा दूंगा। और ये देखिए मैंने रेजिग्नेशन ले लिया है। अब हम देख रहे हैं कि रेजिग्नेशन प्रेजेंट कब होगा, कब चौधरी साहब अनाउंस करेंगे कि जी इलेक्शन डेट जो है अगले चीफ मिनिस्टर की कब है, फिर आपको पता चलेगा कि आगे कैसे गेम चलेगी। मगर जहाँ भी गेम जाएगी, अगेन मैं प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, चौधरी साहब नहीं इलेक्ट हो सकते चीफ मिनिस्टर, ठीक है, और उसके बाद चौधरी साहब की स्पीकरशिप भी जाएगी, ठीक है, और उसके बाद पंजाब के अंदर बड़ी जल्दी एक इलेक्शन होगी, और उसके बाद वो जहांगीर ग्रुप, इंडिपेंडेंट्स, ये सबको टिकट्स मिलेंगे, या पीपल्स पार्टी के टिकट मिलेंगे या नून लीग के टिकट मिलेंगे, और वो जीतेंगे अपनी सीट। अच्छा, वैसे हैरत अंगेज बात है, उनके बारे में कहा जाता था कि अभी तक उन्होंने बड़ी स्मार्ट गेम खेली है नून लीग के साथ और पीपल्स पार्टी के साथ बार्गेन करने में। अगर ठीक है वो हवाओं का रुख नहीं भांप रहे थे तो सेठी साहब की प्रेडिक्शंस को ही फॉलो कर लेते, समझ आ जानी थी कि सारा जा रहा है। लेकिन चौधरी परवेज इलाही साहब ने जल्दी की, और वजह उसकी क्या बनी सेठी साहब ने एक्सप्लेन किया। सेठी साहब ने इत्तेहादियों के बारे में और मुनहरिफ अरकान के बारे में क्या प्रेडिक्ट किया था, इत्तेहादी किसके साथ खड़े होंगे तो मामला क्या बनेगा, वो सुनते हैं। एलाइज ऑपोजिशन के साथ मिलते हैं तो काम तमाम हो जाता है, गवर्नमेंट का फारग हो जाती है। मगर अगर गवर्नमेंट के साथ मिलते हैं तो गवर्नमेंट बच नहीं सकती। क्या कह रहा हूँ मैं? सही, मैं कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट एलाइज के साथ भी 172 पे नहीं पहुँचती, मगर ऑपोजिशन जो है जिनके पास 162 हैं, अगर इनमें से 12 भी एलाइज चले जाएं गवर्नमेंट के पास तो उनके 174 हो जाते हैं, तो वो गवर्नमेंट बना सकते हैं। ठीक है, तो ये बात ये है कि एलाइज ये सोचेंगे कि अब तो गवर्नमेंट के साथ रहने का फ़ायदा ही कोई नहीं, अब तो गवर्नमेंट बच ही नहीं सकती, तो फिर हम उधर ही जाएं जहाँ के हमें कुछ मिलता भी है कि नहीं। तो ये फिर बड़ी इंटरेस्टिंग एक सिचुएशन डेवलप होगी। एक बात पे मैं वाज़े तौर पे अटा हुआ हूँ, जैसे ना अटक गया हूँ कि खान साहब सर्वाइव नहीं कर सकते। अच्छा, ये खान साहब सर्वाइव नहीं कर सकते, इस बात पे आपने हमेशा जोर दिया जब से आप प्रेडिक्ट करना शुरू हुए। आपकी एक ट्वीट है 8 मार्च की, जब ये तहरीक दम-ए-एतमाद जमा कराई गई थी। टुडे द ऑपोजिशन विल फॉर्मली डिक्लेयर अ कॉन्स्टिट्यूशनल वॉर ऑन द गवर्नमेंट। जंग का आगाज कर देगी ऑपोजिशन। इफ IK adheres to the constitution he will lose within maximum 21 days। अगर हम तब से काउंट करना शुरू करें सेठी साहब तो आज तक तकरीबन 21 डेज ही बनते हैं। और उसके बाद आपने लिखा है इफ ही प्लेज फाउल द वॉर विल ड्रैग ऑन फॉर लॉन्गर बट ही विल स्टिल लूज इट। यानी आपने उसका भी मंजरनामा पहले बता दिया कि हारना तो है ही है। आशा, अब आपने देख लिया जी कि 8 तारीख को मैं ये कह रहा हूँ कि 21 दिन तक ये, उसके बाद ये हो जाएगा। हाँ। आज 22 दिन हो गए, हाँ, तो 22वां दिन है, लेकिन कल रात MKM ने ऐलान कर दिया। तो कल ही हो गया, तकरीबन कल हो गया, ऐलान रहता था जी। अच्छा, अब आइए आगे कि अब ये कैसे ड्रैग ऑन कर सकते हैं। आज के जो हालात डेवलप हुए हैं आप देख रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं लड़ूंगा, हालांकि असूली तौर पर उनको रिजाइन करना चाहिए। इखलाकी जवाब अखलाकी तौर पर, असूली तौर पर, क्योंकि मेजोरिटी खत्म हो गई, अब तो 200 से ऊपर हो गए होंगे, इनके 140 रह गए हैं। अब बात ही और हो जाएंगे बाय द वे। अच्छा, तो अब ये धमकियां दे रहे हैं कि मैं लड़ूंगा। पहले इन्होंने ये कहा आयशा कि मैं एक बहुत बड़ा जलसा करूंगा, और उसमें स्टेज पे इत्तेहादी भी होंगे हमारे साथ, और वो जो मुनहरिफ हुए हैं वो भी वापस आ जाएंगे। ये उसके बारे में खबर फैलाएंगे कि मैं 10 लाख का जलसा करूंगा पार्लियामेंट के बाहर एक दिन पहले, जिस दिन वोटिंग से एक दिन पहले, और उससे गुजर के जाना होगा। फवाद चौधरी साहब ने कहा था। फिर उससे पहले इन्होंने कहा कि मैं आज एक तकरीर करूंगा आवाम के सामने जी। फिर ये पता चला, और फिर ये खबर आई कि इन्होंने 40 सहाफ़ी को दावत दी है चुने हुए कि आइए मैं आपको बताता हूँ कि एक ख़त है, उसके अंदर क्या है वो भी डिस्कस करते। 14 तकरीबन। फिर उसके बाद पता चला कि नहीं, वो 15 लोगों को बुलाएंगे। फिर पता चला कि नहीं, वो 13 लोगों को बुलाएंगे। तो तब्दील होती गई सिचुएशन। फिर शेख साहब ने अनाउंस किया, शेख रशीद ने, कि स्पीच आ रही है नेशन के लिए। फिर पता चला कि आर्मी चीफ और DG ISI वो चले गए हैं वहाँ मुलाकात के लिए, वज़ीर आज़म हाउस बुलाया गया है और याद किया, और वहाँ एक मीटिंग होने जा रही है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की। फिर पता चला कि वो स्पीच जो देनी थी वो भी कैंसिल हो गई। ठीक, इसकी क्या वजह हो सकती है सेठी साहब? देखिए, किताब में वज़ीर आज़म ने क्या कहना था? देखिए, मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि अगर वज़ीर आज़म फाउल प्ले करना चाह रहे हैं और ड्रामा करना चाह रहे हैं और लड़ाई झगड़े की तरफ जा रहे हैं, तो मेरा ये व्यू है कि एस्टैब्लिशमेंट होने नहीं देगी। ये अब जो मर्जी ये कर लें, एस्टैब्लिशमेंट ने अब और डिस्टेबलाइजेशन नहीं होने देनी।
तो इसलिए मेरा ख्याल है कि अब वो इशारे और सिग्नलिंग जो होनी है वो इस प्राइम मिनिस्टर हाउस में होगी, बाहर नहीं होगी। अच्छा, तो ये आप याद रखिएगा। और खान साहब अब जो मर्जी कर लें, इसीलिए मैंने कहा कि खान साहब बचते नहीं हैं। और अगर खान साहब ने कोई ऐसी अनकॉन्स्टिट्यूशनल हरकत की तो फिर तो मेरा ख्याल है और भी सीरियस चार्जेस इनके ऊपर लग सकते हैं। वो क्या हो सकती है? अब रहने दें, छोड़ दें इस चीज़ को। मैं क्यों उनको आइडियाज़ दूं और वो क्यों गलत फहमी में मुब्तला हो जाए। अभी वो लोग कह रहे हैं ना जी कि वो ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, ये इनके लोग ही धमकियां दे रहे हैं। ठीक है, इमरजेंसी लगा सकते हैं, फलानी चीज़ कर सकते हैं, फलानी चीज़ कर, ये कुछ भी नहीं कर सकते। अच्छा, लेकिन फवाद चौधरी साहब अब भी कॉन्फिडेंट है, उनके साथ शहबाज गिल भी। उन्होंने कहा 2 बार आर्मी चीफ आज मिले, ना तो इस्तीफ़ा मांगा गया है उनसे और ना ही इमरान खान साहब इस्तीफ़ा देंगे। इमरान खान साहब ने मीटिंग में जर्नलिस्ट के साथ कहा 80% चांसेस है उनकी जीत के। सो इस कॉन्फिडेंस को क्या कहेंगे आप, इसको किधर मानेंगे? आर्मी चीफ कभी भी इस्तीफ़ा नहीं मांगेंगे। जी नहीं। अच्छा, माजी से बदल गई सिचुएशन? नहीं, कोई नहीं, इस्तीफ़ा नहीं मांगा जाता। मगर अगर इस्तीफ़ा मांगना हो तो फिर आर्मी की इंटरवेंशन होगी ना। तो फिर अगर इस्तीफ़ा नहीं देते तो फिर मार्शल लॉ लगाना पड़ता है। अच्छा, तो मार्शल लॉ तो आखिरी स्टेज पे लगता है। तो इस्तीफ़ा तो ऑपोजिशन मांग रही है जी। ऑपोजिशन एक वे आउट दे रही है। और अगर ये अभी वो जलसा अपना करना चाहेंगे 10 लाख का तो सुप्रीम कोर्ट रोक देगा, पिटिशन आएगी, रोक जाएगा। वो पहले भी तो आपने देखा ना, वो रोक दिया गया था, अब फिर रुक जाएगा। इनको अब इजाज़त नहीं मिलेगी। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, रियासत जब एक फैसला कर लेती है ना तो सारे रियासत के इदारे जो है ना वो इकट्ठे हो जाते हैं। अब यहाँ एक रियासत ने फैसला कर लिया है कि ये इनका रहना मुमकिन नहीं है, ना ही रहना चाहिए इनको, और एक आईनी तरीके के साथ ट्रांसफ़र ऑफ पावर होनी चाहिए और इनको मौका मिलना चाहिए कि बाहर आएँ और फिर अपना मुहिम शुरू करें एज ए लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। ठीक है, और अगले इलेक्शन में अपने पाँव पे खड़े होकर करें, इनके सपोर्टर्स हैं, बिल्कुल करें। तो यही सही रास्ता है। तो इसलिए अगर आप ये समझते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट जाके इनको कहेगी कि जी कि आप रिज़ाइन कर दें, वो नहीं कहेगी जी। उन्हें पता है अब 7 दिन तो रह गए हैं सारे। अच्छा, तो अब क्यों जाके इनकी रेजिग्नेशन मांगे? जब वो हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली फारग हो जाएंगे। उससे पहले अगर खुद अपना फैसला करना है तो कर ले। और अगर कोई गैर आईनी काम करने जाएंगे या कोई धमकी देंगे तो फिर रियासत के इदारे कानूनी तौर पे इनको रोका जाएगा। और कानून उस वक्त GSU से नहीं आएगा, सुप्रीम कोर्ट से आएगा। ठीक है। उस वक्त। और ये भी मैं आपको बता दूं कि जब पावर जाता है ना जी, तो जो पावर विल्डर्स होते हैं ना आपके इर्द गिर्द, वो लोग होते हैं जो आपके ऑर्डर्स ओबे करते हैं और पावर को इम्प्लीमेंट करते हैं, उनको भी इशारे हो जाते हैं, उनको पता चल जाता है कि ये बंदा गया अब। तो फिर आप जो भी ऑर्डर्स देते हैं ना वो लोग आपके ऑर्डर्स फॉलो नहीं करते और बगावत एक किस्म की हो जाती है, पेन डाउन हो जाते हैं। और फिर होता ये है कि वो फिर फ़ोन करने शुरू कर देते हैं कि प्राइम मिनिस्टर का ये ऑर्डर है, क्या करें। कभी इधर फ़ोन करते हैं, कभी उधर करते हैं। कोई कॉलीग कहता है चुप करके बह जाओ, ना करो, ठीक है, कल को हमारे गले ना ये पड़ जाए, ये इलीगल ऑर्डर है, हमारे गले ना पड़ जाए। फिर एकदम ब्यूरोक्रेसी जो है ना, इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन जो है, वो सिविल इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन, वो फिर परेशान हो जाती है, वो फिर ऑर्डर्स नहीं फॉलो करती। जब ऑर्डर्स नहीं फॉलो करते तो और फ्रस्ट्रेशन होती है। फिर आप कोई ऐसी गैर आईनी बात कर देते हैं जिसके साथ गले पड़ जाती है, आइन आपके गले पड़ जाती है। तो ये सिचुएशन बड़ी इस वक्त ख़तरनाक है इमरान खान के लिए। अच्छा, इमरान खान साहब के नेचर को देखते हुए और उनके रिकॉर्ड को देखते हुए आप समझते हैं कि वो रिज़ाइन कर सकते हैं विद इन 1 डे और 2? और अगर उन्होंने खुद कहा है कि मैंने नहीं रिज़ाइन करना, वो बहुत सी बातें कह के यू टर्न ले सकते हैं, इस पे लेंगे? अब ये बहुत मुश्किल बात की है आपने। मेरा ख्याल है कि वो विल गो डाउन फाइटिंग और वो फाउल प्ले फिर अभी भी करेंगे। इसका मतलब है बात तहरीक अदम एतमाद वाले दिन तक जाएगी और कोई ऐसा नहीं है जो उन्हें मशवरा दे कि आप ग्रेसफुली एग्जिट कर सकते हैं? लोगों ने दिया है। अच्छा, वो नहीं लेने के लिए तैयार। हाँ, अब बड़ी, मैं समझता हूँ बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी अगर ये देख लें कि मतलब मैं जा रहा हूँ तो मैं कश्ती को ना डूब के जाऊँ, कश्ती पाकिस्तान की चलती रहे, इसको नुकसान ना हो। इसके लिए बहुत फ़र्क किस्म का बंदा चाहिए। ये बंदा नहीं है इस किस्म का। ये बंदा बड़ा ही सेल्फ सेंटर्ड और डिसरिस्पेक्टफुल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एरोगेंट, इसके लिए जो भी आप कहेंगे ये उस किस्म का शख्स है। और ये हम लोगों को तो पता था, बिकॉज हम तो बचपन से इसको देखते आ रहे हैं, इसको जानते हैं इस शख्स को कि ये क्या चीज़ है। जिन लोगों ने इसको सिलेक्ट किया था उनको अब जाके पता चला है कि ये है क्या चीज़। तो इसलिए, और आवाम को भी अब जाके पता चला है कि इसके झूठ कितने हैं और क्या ये करता रहा है। मगर फिर इनको मौका मिलेगा, फिर मौका मिलेगा इनको। ये बाहर आएँ, अपना मुहिम चलाएं, अपनी ऑपोजिशन को टाइट करके रखें,
ताकि करप्शन ख़त्म हो। यही एक मुहिम है, यही एक बयानिया है। अच्छा। और ऑपोजिशन स्ट्रेट एंड नैरो पाथ पे चले, डिलीवरी दे, और ये बहुत अच्छा रोल वहाँ अदा कर सकते हैं ऑपोजिशन को स्ट्रेट एंड नैरो चलने पे। तो दैट्स व्हाट डेमोक्रेसी इज। यस, अकाउंटेबिलिटी ये करवाएं बाहर बैठ के, जिसमें ये काफ़ी तकड़े हैं ये, मगर गवर्नमेंट के अंदर बैठ के इन्होंने जो किया वो अकाउंटेबिलिटी नहीं थी, वो विक्टिमाइजेशन थी, इसलिए वो कामयाब नहीं हुई। ठीक है, यानी ऑपोजिशन के लिए भी जो आने वाले दिन है वो कोई फूलों की सेज नहीं है, कांटों का बिस्तर है, लेकिन ऑपोजिशन का ये कहना है कि सबसे पहले उनका जो टारगेट है वो इमरान खान साहब को हुकूमत से निकालना है। दूसरी तरफ इमरान खान साहब कहते हैं कि उनके जो कार्ड्स हैं वो उन्होंने अपने सीने से लगा कर रखे हैं। उन्हीं कार्ड्स में से एक कार्ड का तस्करा करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। एक कार्ड जिसका चर्चा बहुत है 27 तारीख के बाद से, 27 मार्च के बाद से, वो ख़त है जिसे इमरान खान साहब धमकी करार दे रहे हैं, आलमी साजिश करार दे रहे हैं। आज वो इस बात पे रजामंद हो गए कि वो सीनियर सहाफ़ियों के साथ शेयर करेंगे। मुझे लगा आप भी सीनियर सहाफ़ियों की फहरिस्त में शामिल होंगे। आपको जाने दो, क्यों आपको नहीं बुलाया कर रहे हो तुम? सेठ साहब, आपसे ज़्यादा सीनियर कौन हो सकता है? आपने तो कहाँ काम नहीं किया, हुकूमत में भी आप हमारी बात सुनी होती तो ये यहाँ तक ना आते। अच्छा खैर, वो फहरिस्त तो आपने बताया शॉर्ट कैसे हुई, लेकिन ख़त शेयर नहीं किया गया, उसके बजाय उसका कंटेंट शेयर किया गया। सेठी साहब, इसकी क्या वजूहात हो सकती है? देखिए आयशा, ये ख़त वाला चक्कर जो है ना, ये थोड़ी सी इसमें तफसील से बात करनी चाहिए। देखिए, पहले इन्होंने ये कहा कि एक ख़त है, और इशारा ये किया कि एक मुल्क की सफारत से है जी। फिर ये कहा, इशारा ये किया कि अमेरिका की तरफ से। इशारे करते रहे ना ये और इनके दोस्त असद उमर साहब, फवाद चौधरी साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब सबसे पहले उन्होंने। फिर ये कहा कि दिखाया अभी किसी को नहीं है। फिर ये कहा कि नहीं, शाह महमूद कुरैशी को दिखाया है क्योंकि इसका ताल्लुक फॉरेन ऑफिस से है, तो फिर उनको दिखाया है। तो ये हर स्टेज पे जो भी बात आगे करने आता था इनका स्पोक्समैन, वो बात को थोड़ी सी कभी इधर ले जाते थे, कभी इधर ले जाते थे। फिर ये जब इशू बना कि ये ख़त है या ये ख़त नहीं है, ये मुरासला है या क्या है, तो ये केबल है तो क्या है? तो फिर ये असद उमर साहब ने कहा ये मुरासला है, वो कहता है ये ख़त है, वो एक ने कहा ये क्या फ़र्क पड़ता है, मुरासला है या ख़त है तो सही ना कुछ। अच्छा चलो, इस किस्म की बातें करते रहे। फिर यहाँ बात आई कि उसके अंदर है क्या, फिर ये बात आई कि ये किसने लिखा, ठीक। तो ये हर चीज़ के ऊपर गोल करते रहे बात को। फिर ये पूछा गया इनसे कि आपने नेशनल सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट को ये दिखाया है। फिर ये कहा गया कि हमने एक दो सिविल मिलिट्री लोगों को दिखाया है, ये नहीं कि एस्टैब्लिशमेंट को पूरा दिखाया है। फिर इनसे ये पूछा गया तो आप दिखाते क्यों नहीं है? तो कहते हैं हाँ वो बड़ा सेंसिटिव है इसलिए हम नहीं दिखा रहे। फिर ये कहा गया कि उनको पूछा गया कि आप पार्लियामेंट में क्यों नहीं लेके आते? फिर भी ये कहा गया कि बड़ा सेंसिटिव है तो इसलिए नहीं लेके आते। फिर ये पता लगा कि काबीना के अंदर ये लेके जा रहे हैं और उन काबीना को दिखाना चाह रहे हैं। फिर ये पता चला कि सहाफ़ियों को भी बुला लिया है कुछ लोगों को, उनको भी कुछ दिखाना चाहते हैं। फिर ये पता चला कि दिखाया किसी को भी नहीं, मगर उसकी खुद अपने मुंह से एक समरी बना के बता दी कि उसमें ये लिखा है, उसमें ये लिखा है, दिखाया नहीं। और उस पर कुछ ज़रा आप दीदा भी हो गए, हाँ, इमोशनल हो गए, ऐसी बातें थी उसके। फिर उसके बाद ये जनाब एक नया ड्रामा हुआ। आखिरी स्टेज में ये कहा कि नहीं ये तो हमारे सफ़ीर ने भेजा हमें, ये आखिरी स्टेज। और मैंने पहले दिन कह दिया आपने कहा था कि ये सब झूठ बोल रहे हैं कि करते हैं उसको प्रोग्राम में। ये आएगी बात कि इनके सफीर ने भेजा। बिल्कुल, ये स्टिच करते हैं। सेठी साहब ने क्या कहा था? पाकिस्तान के जो एम्बेसडर हैं वाशिंगटन के अंदर जी, उनसे रब्ता किया गया फॉरेन ऑफिस के ज़रिए, और उनसे ये कहा गया कि आप अपनी एक असेसमेंट लिख के भेजें जी, असेसमेंट लिख के भेजें, और जिसके अंदर ये चंद सवाल हैं इनका जवाब होना चाहिए। अच्छा, वो बाद में बता देंगे कौन से सवाल थे। जिनमें से एक ये भी सवाल था कि अगर इमरान खान साहब की हुकूमत नहीं रहती तो आपके ख्याल में क्या उसके नताइज हो सकते हैं पाकिस्तान के लिए, ठीक नहीं रहती, और अगर रहती है तो क्या होंगे, ठीक है। तो उन्होंने अपनी तरफ से जो कि इंटरनल असेसमेंट, रिस्क असेसमेंट है, वो लिख के भेज दी। अब जिसको ये, और इन्होंने मंगवा ली क्योंकि इनको पता था कि अब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ रहा है, किसी स्टेज पे भी आ सकता है, तो इन्होंने जल्दी की कि जल्दी करके ये रिस्क असेसमेंट भेजें। अब ये इसीलिए कह रहे हैं कि इसके एक दिन कबल, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लॉन्च होने से एक दिन कबल 7 मार्च को ये आ गई। और वज़ीर-ए-आज़म ने आज सहाफ़ियों को बताया कि ये ख़त हमारे अपने सफ़ीर की जानिब से लिखा, कि किसी आज ये तस्लीम कर रहे हैं कि ये ख़त, तो हर स्टेज पे हमने कहा कि ये हुआ है, ये पहले तस्लीम नहीं करते रहे, बाद में इन्होंने तस्लीम कर लिया। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं, थोड़ी सी मैं और आगे जाना चाहता हूं कि ये ख़त का चक्कर क्या है। अब यहाँ एक बहस छिड़ गई है। हुकूमत ये कह रही है कि ये
ख़त तो ठीक है हमारे बंदों ने लिखा है, मगर इसका जो बेसिस है, हमारे बंदे अमेरिकनों के साथ राब्ते में हैं। अमेरिकनों ने इनको बुला के एक धमकी दी, इन्होंने नोट्स लिए, वो नोट्स जो हैं वो इससे इन्होंने हमें इन्फॉर्म किया कि अमेरिकन जो हैं वो ये कह रहे हैं और धमकी दे रहे हैं जी। अच्छा, अब इसमें 2-3 चीज़ें आई कि भाई ये मीटिंग कहाँ हुई, कैसे हुई, किसने बुलाया था, उसमें नोट्स जो आपने लिए थे वो नोट्स कहाँ हैं, वो नोट्स आपने अटैच किए हैं इसके साथ जिसके बेसिस के ऊपर आपने ये लिखा था, या आपने याद रखा कि उन्होंने क्या क्या था, उनके लफ्ज़ क्या थे, आपके अपने लफ्ज़ हैं, ये उनके लफ्ज़ हैं, ये सारी बातें। और ये किस लेवल की मीटिंग थी? अब ये कहा जा रहा है कि ये बड़ी एक फॉर्मल मीटिंग थी जिसमें उन्होंने सबको बुलाया था और उसके अंदर इस किस्म की बातें हुई या धमकियाँ दी गई। फिर ये कहा गया कि एक थर्ड सेक्रेटरी, ये भी बात आ गई है कि ये एम्बेसडर साहब नहीं कि कोई थर्ड सेक्रेटरी की मीटिंग हुई किसी अमेरिकन थर्ड सेक्रेटरी के साथ, हमारे किसी या एम्बेसडर साहब की या किसी की थर्ड सेक्रेटरी, मतलब लोअर लेवल ऑफिशियल, और वहाँ ये बातें हुई। तो मतलब ये है कि इस किस्म की ये अब कहानियाँ बनानी शुरू कर दी इन्होंने, और इस पर अब सवाल खड़े हो गए हैं कि पहली बात तो ये है कि आयशा, हर सफारत खाना अमेरिकनों का यहाँ सफारत खाना है, जब भी कोई बात होती है तो बुलाया जाता है, बातें होती हैं कि जी ये हो रहा है, वो हो रहा है, फलाना हो रहा है, आप अपनी बात करते हो, ये ऑफ द रिकॉर्ड होती है। अगर कोई रिकॉर्ड पे रखना हो तो फिर नोट टेकर्स ले आते हैं, फिर वो भी, और नोट टेकर्स जो हैं वो फिर जब बहुत हाई लेवल की कोई मीटिंग हो तो नोट टेकर्स होते हैं। प्राइम मिनिस्टर जब बैठते हैं, प्रेसिडेंट जब बैठते हैं तो उनके साथ नोट टेकर्स होते हैं, बड़ी फॉर्मल डिस्कशन होती है। आमतौर पर डिप्लोमेट्स के दरमियान इनफॉर्मल डिस्कशंस चलती रहती हैं टू कन्वे आइडियाज़ एंड कन्वे डिस्कशंस एंड सेंस ऑफ फीलिंग। हम भी करते हैं, वो भी करते हैं, सारे सफारत खाने करते हैं, एक दूसरे के जब मिलते हैं तो पूछ होती है। मैं एग्जांपल दूं आपको, इमरान खान साहब तो 2018 में आए ना, उस वक्त तो डोनाल्ड ट्रंप था, जो बाइडन तो था ही नहीं जी। ऐसे ही है ना, तो तल्लकात तो उस वक्त खराब थे ना पाकिस्तान के साथ। डोनाल्ड ट्रंप ने जिस किस्म की बातें की थी पाकिस्तान के खिलाफ, आपको याद होगा, धोखेबाज करार दिया था, धोखेबाज फलाना ढिंगरा। तो खान साहब तो नए आए थे, खान साहब के साथ तो कोई झगड़ा नहीं था, वो तो पिछली एडमिनिस्ट्रेशन मुशर्रफ साहब की और उसके पहले जो एडमिनिस्ट्रेशन रही हैं उस जमाने की वो बात कर रहे थे कि पाकिस्तान ने हमारे इतने पैसे ले लिए और ये किया और वो किया, वॉर अगेंस्ट टेरर। तो अमेरिका के कंप्लेंट्स तो आपके खिलाफ थे ना। अफगानिस्तान के ऊपर आपने अमेरिका की पॉलिसी नहीं फॉलो की, आपने अपने इंटरेस्ट के अंदर जो फॉलो की वो की। तो अमेरिका तो ये चीज़ें चलती रहती है। इसी तरीके के साथ डोनाल्ड ट्रंप जब इलेक्शन का वक्त आया तो उनका ये इल्ज़ाम था, ये मैं आप आज को बता रहा हूँ जो कि अंदर की बात है, कि पाकिस्तानी सफारत खाना ने थोड़ी सी भाग दौड़ की डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट करने के लिए। ये खबरों में भी आ चुका है कि पाकिस्तान के डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन जब नई आई है तो इनको ये बताया गया, इनकी अपनी CIA ने, कि पाकिस्तानी एम्बेसी जो थी वो डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट कर रही थी इनडायरेक्टली। अच्छा, अब आपका ख्याल है जो बाइडन जो है उसने सोचा अच्छा ये एम्बेसी जो है ये, और उसकी वजह क्या थी? क्या वजह थी? डोनाल्ड ट्रंप और इमरान खान मिले, बड़ी जफ्फियां हुई, याद है? वो वर्ल्ड कप जीतने वाली बात। जी उधर गए, ये हुआ, वर्ल्ड कप जीत के आया, बड़ा मजेदार मीटिंग हुई है, ये हुआ है, कश्मीर के मामले पे बात हुई है, मैं मीडिएशन करा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, इज अ ग्रेट गाय, ये सारी बातें हुई ना। तो इनका ये ख्याल था कि डोनाल्ड ट्रंप जीतने वाला है और उसी को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप भी यही कह रहे थे कि वो दूसरी बार जीतेंगे। तो हुआ उल्टा, थोड़ा सा वो हाँ ट्वीट हो गई, उल्टा हो गया। और जो बाइडन की टीम को पता था कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट कर रहे हैं। अब यहाँ गलत कैलकुलेशन होगी फॉरेन ऑफिस की, तो ये भी रिस्क असेसमेंट थी इनकी कि जी डोनाल्ड ट्रंप जीतेगा, या इन्होंने ये ख्याल था कि डोनाल्ड ट्रंप जीतेगा। तो फिर इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को के खिलाफ जो उनको अंडरमाइन किया, डोनाल्ड ट्रंप के कैंडिडेट्स को सपोर्ट किया, वाई वेरियस मैकेनिज्म्स। अच्छा, अब ये तो जो बाइडन नाराज़ है, अफगानिस्तान के ऊपर भी नाराज़ है कि आपने एक किस्म का आपने कह दिया कि उन्होंने गुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं, फिर आपने इस किस्म की बयानबाजी की। अच्छा, अब एक सुपर पावर है, वो एक शिकस्त हो रही है उसको, और वो कहता है मेरी शिकस्त का आधा रोल जो है वो तो पाकिस्तान ने किया, हमारी मदद नहीं की और हमारे साथ धोखा करते रहे, हमें कहते रहे आपके साथ है, एक्चुअली तालिबान के साथ थे, और ऊपर से ये कह रहे हैं कि गुलामी, और क्रेडिट ले रहे हैं कि हमने गुलामी खत्म की है, इनके जो प्राइम मिनिस्टर। तो क्या वो आपको हारा के डालेंगे? एक सुपर पावर है वो आपको हार डालेगी, और ये वही सुपर पावर है जिसके पास आप जाते हैं पैसे लेने के लिए, हथियार लेने के लिए और तजारत करने के लिए। तो ये तल्लकात तो खराब रहे हैं और बेहतर नहीं हुए। फिर वो फ़ोन कॉल की बात आ गई आयशा। तो अब मैं ये आपसे कह रहा हूँ कि नाराज़गियाँ तो होती हैं, डिप्लोमेसी का काम ये होता है कि उनको ख़त्म किया जाए। अब ये सारी चीज़ के अंदर आपने देखा कि एक शख्स चुप है,
कौन? मोईद यूसुफ साहब। मोईद यूसुफ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जी। वो चुप है। अगर आप एस्टैब्लिशमेंट से पूछें, वो कहते हैं उनको पूछे ना जिनका ये काम है ये करना, ये क्या हो गया, वो क्यों चुप है? तो अब बात ये है कि उनका वही गए थे ना अमेरिका फोन कॉल करवाने के लिए, और फिर पता लगा फोन कॉल नहीं हो रही, फिर नाराज होकर बैठ गए थे। तो अब बात ये है कि थ्रेट है इसमें कोई आपके ख्याल में? नहीं, तो मैं आ रहा हूँ ना वहाँ। तो अब बात ये है कि इस किस्म की जो बातें जिनको ये थ्रेट कह रहे हैं जी, अब बातें क्या है? बातें ये है कि जी असेसमेंट कि अच्छा जी आपका क्या ख्याल है, आपकी हुकूमत चेंज हो रही है कि नहीं हो रही? बिकॉज जो फॉरेन ऑफिस के लोग होते हैं ना, उनको समझा जाता है कि ये रियासत के लोग हैं, ये न्यूट्रल हैं, ये किसी सियासी जमात के साथ नहीं लगे हुए। ओके, ये असेसमेंट है। अच्छा। होती है सिविल सर्विस की या फॉरेन सर्विस की। ठीक है। और तो जब ये डिस्कशंस होती है तो ये आपस में डिस्कशंस होती हैं कि आपका क्या ख्याल है कि आपकी हुकूमत जीत रही है या नहीं जीत रही है, या हार रही है, ये डिस्कशन चलती रहती है। तो अच्छा, तो फिर तो वो आगे से पूछते हैं जी अच्छा अगर हमारी हुकूमत नहीं आती है तो फिर क्या आपका ख्याल है कि तल्लुकात बेहतर हो सकते हैं, और अगर हो सकते हैं तो कैसे हो सकते हैं, आप कैसे बात करेंगे? ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। वो आगे से कहते हैं कि देखें ना जी आपके ये जो हुकूमत है इसने तो तल्लुकात अच्छे किए ही नहीं हमारे साथ, तो ये देखें ना, तो ये है, तो अगर अगली हुकूमत आती है और वो कोई एफर्ट करती है तो बेहतर हो सकते हैं। अच्छा। ये अभी तो ख़राब है, बेहतर तो हो सकते हैं बिल्कुल। तो इस किस्म की बातें चलती हैं, मगर दिस इज़ नॉट अ थ्रेट। ये रूटीन के मामले हैं आयशा, ये हर वक्त डिप्लोमेट्स जो है इनफॉर्मली ये बातें करते रहते हैं। अब मैं आपको ये कह रहा हूँ कि इन्होंने इस कहानी को बनाया, 7 तारीख को ये लिखवाया, ये मैंने पहले भी कहा था, मैं फिर कह रहा हूँ, ये जब तफ्तीश इसकी पूरी होगी और अगर ये हुकूमत नहीं कराएगी, अगली हुकूमत आके कराएगी, उस एम्बेसडर को बुलाएगी, उसको कुरान शरीफ के ऊपर हाथ रखेगी और पूरी इंक्वायरी होगी और उससे पूछा जाएगा क्या आपको कहा गया था कि ये इस किस्म का खत लिखे, या आपने खुद सोचा? अगर आपने खुद सोचा तो कैसे सोचा, क्या बात हुई, किसके साथ हुई? फिर कंफर्म करेंगे कि जिसका नाम वो लेगा उससे पूछा जाएगा। ये बात रुकने वाली नहीं ये एम्बेसडर साहब के गले पड़ेगी ये बात। तो राइट नाउ इस पे उनका कोई मौकफ नहीं आ सकता? आ सकता है, मगर नहीं आ रहा ना उसको। ये मौकफ दे ही नहीं रहे, ये तो कहते हैं बस इतनी जो हम बात कह रहे हैं वही आपको दिखाएंगे नहीं कुछ भी। हाँ, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म ने छुपा के रखे हुए, वज़ीर-ए-आज़म ने कह दिया कि सफीर ने लिखा है, तो अब तो सफीर का मौक़िफ़ सामने आना जरूरी है ना। हाँ। मगर ये तो सफीर ने जो लिखा है वो दिखाने के लिए तैयार नहीं, तो सफीर को कहाँ से बुलाएंगे? तो सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में क्या होगा? तो सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में कौन है? सारे हुकूमत के लोग हैं ना, कोई ऑपोजिशन का लोग बंदे तो नहीं बैठे। हमारी अस्करी क़यादत कहाँ आएगी? अक्सरी क़यादत। अब आइए आप अक्सरी क़यादत। अक्सरी क़यादत, अभी एक सहाफ़ी है, उन्होंने ये कहा कि मैंने पूरे 6-7 सवाल अस्करी क़यादत को भेजे कि आप जवाब दें, ये खत आपने देखा, आपको पता है इसके अंदर थ्रेट है या नहीं, वगैरह। अरशद शरीफ साहब, अच्छा, उन्होंने DG ISPR को लिखा। अच्छा, उधर से जवाब ये आया कि आप हुकूमत से पूछिए। ओके। तो उन्होंने तो अपना मौक़िफ़ दे दिया ना कि भाई आप हमसे क्यों पूछते हैं, हुकूमत से पूछिए। अस्करी क़यादत इस वक्त न्यूट्रल है। अच्छा। अस्करी क़यादत ना गवर्नमेंट को डिफेंड करेगी ना क्रिटिसाइज़ करेगी। अब ये जो है इसमें जो फैसला होगा, जाहिर है अस्करी क़यादत वहाँ बैठी होगी, वो अपना मौक़िफ़ देगी, और मैं आपको बता दूं क्या मौक़िफ़ होगा। क्या होगा? कि देखिए हमारे हिसाब से तो ये कोई ख़ास थ्रेट वेट नहीं है। अच्छा, ये बातें होती हैं, और ये अगर बात पहले ही हमारे तल्लुकात बड़े ख़राब हुए हैं ऐसे ममालिक के साथ जिनसे हम तजारत भी करते हैं, IMF लोन्स भी लेते हैं, जो FATF को भी कंट्रोल करते हैं, जो IMF को भी कंट्रोल करते हैं, सारा कुछ ये। और ये बातें जब बाहर निकलेंगी तो सोचिए वहाँ से कोई बयानबाजी शुरू हो गई तो फिर क्या होगा? तो ये हमारे रियासत के इंटरेस्ट में नहीं है कि इस चीज़ को आगे बढ़ाया जाए। और हमने भी देख लिया है, हमारा ये ख्याल है कि इस चीज़ को अब छोड़ देना चाहिए। इसको कुछ पॉलिटिकल एडवांटेज लेने की ज़रूरत नहीं है। आप पॉलिटिकली डील करें इन चीज़ों के साथ, मगर इससे ज़्यादा बड़े हल्के से तरीके से वो समझाने की कोशिश करेंगे। अच्छा, अगर खान साहब समझते हैं तो और बात है, नहीं समझते तो और बात है। मगर अब ये जो हुआ ना कि जी स्पीच करनी थी आज, वो रुक गई है ना, तो कोई हिदायत आई होगी ना कि प्यार मोहब्बत से बताया होगा कि ना करो, और ना कोई बात निकल जाए, आगे हमारे तल्लुकात ख़राब होने जा रहे हैं और इसमें जान नहीं है इस चीज़ में। अब खान साहब डटे हुए हैं नहीं, मैंने अब पार्लियामेंटेरियंस को दिखाना है, उनको वापस लेके आना है, और ये इस किस्म के ड्रामे कर रहे हैं। और हर दफ़ा जब ये बात करते हैं तो कोई एक्स्ट्रा बात कर जाते हैं जिसके साथ आपके जो, और अभी बिल्कुल ऐसे लगता है कि अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट से कोई बयान आने वाला। बिल्कुल, उन्होंने महकमा खारजा ने तरदीद किया है कि इस इल्ज़ाम में कोई सदाकत नहीं है। अच्छा, अब बात यह है कि यहाँ तक है ना, ये अगर और आगे जाएंगे तो वहाँ से फिर और भी बात आ सकती है। तो ये हमारी रियासत के मफाद में नहीं है। खान साहब एक अपनी हुकूमत, डूबती हुई हुकूमत को बचाने के लिए एक सहारा ले रहे हैं, एक कंस्पिरेसी थ्योरी का।
लेकिन कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में नवाज शरीफ साहब अच्छा वो कहाँ से आ गए? वो कहाँ गया? आज नहीं वो पहले दिन तो यही ट्राई कर रहे थे, चला था कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, मरकज है, नवाज शरीफ साहब इसमें इन्वॉल्व हैं फलाने। उसके बाद ये पता चला कि सारी ऑपोजिशन ही इन्वॉल्व है इसके अंदर। तो यही है ना कि अगर तो जरदारी भी इन्वॉल्व है, फलाने भी इन्वॉल्व है, ये भी ऐसा ही है। पहले दिन तो ये नैरेटिव बिछा गया। कितने हाथ पैर मार रहे हैं। अब वो जो कह के आज भूले हुए उसको, आज कहीं और चले गए, आज अमेरिका की तरफ तवज्जो हो गई है। पहले नवाज शरीफ और जरदारी साहब की तरफ तवज्जो थी, वो अब भूल गए कि वहाँ मैंने क्या कहना है, वहाँ तो कुछ नहीं, हम दिखाएंगे, ये मीटिंग्स हो रही हैं, ये हो रहा है, वो रहा है। अब बात ये है कि ये बिल्कुल ये बात चलेगी नहीं और ये एक्सपोज हो जाएंगे और भी। और मैं आज कह रहा हूँ आपको, ये पूरे का पूरा ख़त जो है, ये मेरा तो ये तज्जिया है, यह ख्याल है कि ये बिल्कुल कभी बाहर नहीं आना चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस पर ऑर्डर भी कर दिया, फैसला दे दिया जी, आप उसे पब्लिक नहीं कर सकते। और आपका क्या ख्याल है, ये पिटीशन किसी ने की थी ना, शहरी की जानिब से की गई थी जी। ऐसा ही है। और ऑर्डर फौरन आया। जो शहरी हैं वो आपको पता ही है, ये पिटीशन जिम्मेदार शहरी हैं सर, जिम्मेदार शहरी हैं। जिम्मेदार, हाँ, लेकिन ये जो खत तो इसी तरीके के साथ वो जो आगे जो करने जा रहे हैं वो भी शहरी आएंगे, पिटीशंस होंगी और अदालतें जो हैं वो फैसले देते जाएंगी। अच्छा सेठी साहब, एक बहुत अहम सवाल है इसी से रेलेवेंट, लेकिन ब्रेक के बाद वापस आके आपके सामने रखूंगी, क्योंकि वो है पाकिस्तान और दीगर ममालिक के ताल्लुकात के मुस्तकबिल के बारे में। वेलकम बैक। वो जो अहम सवाल था वो ये कि पाक अमेरिका ताल्लुकात अब जैसे भी हैं, इस मामले के बाद जब अमेरिकी दफ्तर खारिजा की जानिब से भी रिस्पॉन्स आ गया, इस खत का पाक अमेरिका ताल्लुकात के मुस्तकबिल पे क्या असर हो सकता है, या दीगर ममालिक क्या सोचेंगे पाकिस्तान के बारे में? जाहिर है हमारी सारी जो डिप्लोमेसी है जी, वो उसकी धज्जियाँ उड़ गई। अब आपके साथ कौन बात करेगा, कौन नेगोशिएट करेगा, आपके ज़ुबान कॉन्फिडेंस कौन इसके पर एतमाद करेगा। ये इतनी बड़ा धक्का लगा है हमें कि आप यकीन नहीं कर सकते। आगे ही तल्लुकात ख़राब हैं वेरियस कंट्रीज़ के साथ। अब जिनके साथ अच्छे भी हैं ना, वो ये सोचेंगे यार पता नहीं यहाँ बात भी कर सकते हैं, कल को इनके सियासतदान जो है यही चीज़ें उछालेंगे, धींगा मुश्ती में हमें ले आए, हमें शर्मिंदा करेंगे। तो ये तो एक बहुत बड़ी हमाकत हुई है। एक शख्स ने अपने आप को बचाने के लिए सारी रियासत को दाव पे लगा दिया। तो ये बड़ी बदकिस्मती है हमारी कि इस किस्म के लोग जो हैं वो इलेक्ट होके आते हैं। आप जो मर्जी कह लें नवाज शरीफ के बारे में या आसिफ जरदारी के बारे में, वो इस किस्म की हरकत कभी नहीं कर सकते। और जो एक ज़माने में जरदारी साहब के ऊपर एक इल्ज़ाम लगा था वो मेमो गेट का, वो भी आपने देखा कैसे गायब हो गया, उसमें से कुछ नहीं निकला। हालांकि पूरी की पूरी इस्टेब्लिशमेंट लगी हुई थी कुछ उसमें से निकालने के लिए, कुछ नहीं निकला। और मैं आपको एक और बात कह रहा हूँ आज, इसको याद रखिएगा इस क्लिप को। जिस शख्स के ऊपर इल्ज़ाम लगा था कि वो मेमो गेट का कल्प्रेट है, वो शख्स एक वक्त आएगा वो इस्टेब्लिशमेंट का सपोर्टर होगा और इस्टेब्लिशमेंट उसको माफ़ कर देगी और उसको इस्तेमाल करेगी पाकिस्तान के मफाद के लिए। ये मैं आज एक प्रिडिक्शन कर रहा हूँ। अच्छा। क्या कह रहा हूँ मैं? कि उस शख्स को इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान के मफाद में इस्तेमाल करेगी और वो शख्स हैप्पीली कहेगा मैं बिल्कुल खिदमत कर। वो ये बात किसकी हो रही है, उसमें किरदार छोड़ देना बस, अब आप नाम ना लें। अच्छा। सबको पता है मैं जो कह रहा हूँ, इसकी इंतज़ार करें। अच्छा, मैं ये बड़ी आपको चिड़िया की खबर दे रहा हूँ। यही हिंदुस्तान जिसके साथ 3-4 जंगें भी हो चुकी हैं, आधा हमारा मुल्क कर दिया हिंदुस्तान ने। जनरल मुशर्रफ उनके साथ एक अमन का मुआहदा करने जा रहे थे, जिसके साथ उनका ये ख्याल था कि कश्मीर का मसला हल हो जाएगा। ऐसे ही है ना, नहीं हो और वो हल क्या था कि 50 साल के बाद जाके बात करेंगे। अभी इसको ठंडा रहने दो, बर्फ डाल दें और बाकी नॉर्मलाइजेशन कर लें। तो वही थे जिन्होंने कारगिल किया था, ठीक है। और ये जिन्होंने कारगिल किया था, नवाज शरीफ को उतार दिया, वही थे नवाज शरीफ साहब जो कि ये खुद सेटलमेंट करना चाह रहे थे। और अब आज ये है कि इमरान खान साहब जो कि बड़े हिंदुस्तान के दोस्त बनते थे और हिंदुस्तान जाते थे और आते थे और बड़ी ज़बरदस्त बातें करते थे वहाँ, और यहाँ आके इल्ज़ाम लगाते थे हमारी एजेंसियों के ऊपर कि आप नॉर्मलाइज नहीं करते, वो आज इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जो मोदी का यार है वो गद्दार है। और इस्टेब्लिशमेंट जो है और अपोजिशन जो है वो कह रही है नॉर्मलाइज करो, पानी यहाँ तक आ गया है, हम जंगें नहीं कर सकते, हम दिफा कर सकते हैं, हमारे ऊपर कोई हाथ नहीं रख सकता, नोट वरी अबाउट दैट, मगर हमने मईशत को चलाना है, आवाम को कुछ देना है। और ये जो सिलसिले में हम दलदल में फंस रहे हैं, मारे जाएंगे। हमारा ये बॉर्डर भी अनस्टेबल है, ये बॉर्डर भी अनस्टेबल है, टेररिज्म हो रही है और हम आपस में लड़ रहे हैं। खुदा का खौफ करें, ये हमने टैकल करने दें इन चीज़ों को और आपस की जंगें ख़त्म करें। और आगे खान साहब तैयार ही नहीं। खान साहब कहते हैं हम नॉर्मलाइज भी नहीं मैं करूँगा, मैं अमेरिका के साथ भी ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं ये करूँगा। अरे भाई
किस दुनिया में तुम रह रहे हो? और फिर आप पंगे लेने शुरू कर दिए आपने एस्टैब्लिशमेंट के साथ कि मैं इसको नहीं चेंज होने दूंगा, मैं इसको नहीं चेंज होने दूंगा, इसको मैं इस्तेमाल करूंगा अपने सियासत के मकासद के लिए। ठीक है, ये बातें नहीं चलेंगी। ठीक है, ये नुकसान हो रहा है पाकिस्तान का और रियासत का। और इनके जो सपोर्टर्स हैं उनको बिल्कुल बेहोश हैं, उन्हें पाकिस्तान का पता ही नहीं जो हालात है हमारे जी, और वो सोचते भी नहीं है उनको। अच्छा, कुछ मुल्क की सियासी हलचल की तरफ एक बार फिर आएंगे, क्योंकि सब मुझे ये कहते हैं कि प्रिडिक्टेबल नहीं है सिचुएशन अभी तक, लेकिन सेठी साहब क्योंकि सियासी ज्योतिषी हैं तो उनसे पूछ के बताएं कि पहले तो सियासी जमातों के दरमियान मुआहदों के लिए गारंटर होते थे बड़े, अब तो वो गारंटर कहीं मौजूद नहीं है। तो ये सियासी जमातें क्या ऐसे ही इंटैक्ट रह पाएंगी, मुआहदों की पासदारी करेंगी? और तहरीक अदम 31 मार्च को होने जा रहा है सेशन नेशनल असेंबली का, फिर उसके बाद हम देख रहे हैं कि बहस के बाद 4 दिन के बाद आपने उस पर वोटिंग करा लेनी है। वोटिंग का दिन आ जाता है और फ़र्ज़ कर लेते हैं वोटिंग हो जाती है और इमरान खान साहब रुखसत हो जाते हैं। नया वज़ीर आज़म कौन होगा, नया वज़ीर आला पंजाब, सिचुएशन इन प्रोविंसेस क्या होगी, और अपोजिशन के पास ऐसी कौन सी जादू की छड़ी होगी जिससे मामला जो हैं जो इस वक्त हमें दरपेश हैं वो ठीक हो सके? देखिए, वो तो आज बिलावल भुट्टो साहब ने अनाउंस ही कर दिया कि उनके कैंडिडेट शहबाज शरीफ साहब हैं, तो वो तो अब कोई बात छुपी भी नहीं है। तो शहबाज शरीफ साहब ही शायद प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। अच्छा, उसके बाद मैंने ये तजिया किया कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकते, और अगर बनेंगे तो उतार दिए जाएंगे अभी। तो उसके बाद कौन बनेगा चीफ मिनिस्टर पंजाब का, वो मेरा ख्याल है या तो हमज़ा बनेंगे, अगर तो फौरी तौर पे इलेक्शन करानी है तो कोई शायद और बन जाए, किसी और को कॉम्प्रोमाइज़ कैंडिडेट ले आएँ, और अगर थोड़ी देर के लिए चलानी है पंजाब हुकूमत तो फिर हमज़ा आ जाएंगे। इसी तरीके के साथ उसके बाद ये जो नई गवर्नमेंट आएगी वो केपी में मौलाना को खुश करने के लिए मौका मिलेगा मौलाना को कि वहाँ भी एक नो कॉन्फिडेंस मोशन हो और वहाँ भी कुछ तब्दीली आए, ताकि वहाँ भी जो हुकूमत है वो एक इनको 2-3 महीने मिल जाए वहाँ भी। तो ये तो सिलसिला चलेगा। बलोचिस्तान के अंदर तो जैसे हस्ब मामूल ये जो साथी आए हैं इनके लिए कुछ वहाँ इंतज़ाम किया जाएगा बैप के, हाँ, कि कुछ वहाँ भी तब्दीली आएगी। ठीक है, बिल्कुल, तो ये चीज़ें हो जाएंगी। अच्छा, सदर अच्छा, अब सदर की जो बात है, मैं ये समझता हूँ कि सदर जो है मेरा ख्याल है कि ये शायद सदर साहब की भी छुट्टी करा दें, बिकॉज़ देखिए जैसे स्पीकर की छुट्टी होगी वहाँ, यहाँ पर पंजाब में चौधरी साहब की छुट्टी होगी, वहाँ असद कैसर साहब की छुट्टी होगी, और वो जो प्रेसिडेंट साहब हैं उनको भी ये कहा जाएगा कि यहाँ आपको इम्पीच कर देंगे तो आप खुद ही रिज़ाइन कर दें, और मेरा ख्याल है वो खुद रिज़ाइन कर देंगे, बिकॉज अगर खान साहब जा रहे हैं तो फिर उनके वहाँ रहने की कोई जवाब नहीं बनता। और वो तो खैर पार्टी लॉयलिस्ट है, उन्होंने भी ऐसे ऑर्डिनेंसेस पास किए हैं तो उनको तो रिप्रीव नहीं मिलनी, तो वो तो खैर शायद खुद ही रिज़ाइन कर दें, और वो ऑनरेबल आदमी है, वो कर ही देंगे, वो खान साहब उनको जो मर्ज़ी करें वो कर देंगे, नहीं तो फिर इम्पीच हो जाएंगे। तो ये तब्दीलियाँ आएंगी। इसी तरीके के साथ नैब चेयरमैन की छुट्टी हो जाएगी, इसी तरीके के साथ FIA के अंदर तब्दीलियाँ आएंगी। अच्छा। तो जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जिन लोगों ने खान साहब का गैर आइनी तौर पे सपोर्ट किया है या ऐसे कदम उठाए हैं जो कि पार्टी पॉलिटिकल जो कि उनको नहीं चाहिए था करना, वो सब की छुट्टी हो जाएगी और ये सफाई होगी, ताकि फिर जब ये इलेक्शन कॉल करें तो जो नई इंटरिम गवर्नमेंट्स जो आएंगी, जो कि केयर टेकर गवर्नमेंट्स होंगी, उनको फिर सफाई करने की ज़रूरत ना पड़े, सफाई ये करके जाएंगे। अलबत्ता ये ज़रूर है कि इनकी ये भी कोशिश होगी कि अपने जो हमदर्द हैं या अपने लोग हैं उनको कहीं ना कहीं लगाने की कोशिश करेंगे, पंजाब के अंदर भी और उधर भी, मगर जो नई गवर्नमेंट्स आएंगी वहाँ वो उनको छुट्टी करा देगी। अच्छा, तो इसलिए वो ये कोशिश करेंगे, मगर जो केयर टेकर गवर्नमेंट्स आएंगी, क्योंकि खान साहब अपोजिशन में होंगे तो वो खान साहब के अप्रूवल के साथ ही वो केयर टेकर गवर्नमेंट्स भी आएंगी, तो इसलिए वो मैं समझता हूँ कि वो अच्छी सॉलिड केयर टेकर गवर्नमेंट्स होंगी और अच्छे इलेक्शन मिलेंगे आपको आगे जाके। इसीलिए मैं कहता हूँ खान साहब हैज़ अ ग्रेट रोल टू प्ले आउटसाइड, कि मेक श्योर कि ये लोग अब गड़बड़ ना करना शुरू कर दें, इनके दिमाग जो है उनके अंदर पावर ना चली जाए, ये अपनी पुरानी हरकतें ना करनी शुरू कर दें, इनको भी तो रखना है आपने टाइट करके, और वो खान साहब रख सकते हैं। खान साहब को एक पॉजिटिव रोल अप करना चाहिए ना, कर लिया ना, देख लिया, नेगेटिव रोल करके काम नहीं चलता। तो मैं ये समझता हूँ इस किस्म की चीज़ें होंगी। अब ये 3 महीने के लिए आएगी, 6 महीने के लिए आएगी, ये डिपेंड करता है। तो वो ग्लू जो है अभी जो इनके दरमियान जो ये कह रहे हैं वो चलेगी, बिकॉज़ ये बड़ों की श्योरिटी और उनकी जमानत के बगैर अब ये खुद ही तो बड़े हैं, अब वो बड़े की जरूरत नहीं है, बड़े तो अच्छा, बड़े हो चुके हैं, अब ये बड़े हो चुके हैं, ये न्यूट्रल जो है उनको कहेंगे आप न्यूट्रल ही रहे, और वो न्यूट्रल ही रहेंगे। ये बिल्कुल ठीक है, इसको भी हम एक बार फिर फाइनल समझ लेते हैं। ये बड़ी अच्छी डेवलपमेंट है कि अगर MQM और पीपल्स पार्टी मिल के सिंध की तरफ तवज्जो दें, इस वक्त तो लड़ाई झगड़े हैं ना कि MQM को मिलता कुछ नहीं है और सारी,
तो वो सिंध और कराची का जो प्रॉब्लम है वो भी हल हो सकता है। और फेडरल गवर्नमेंट ये बड़ी कुछ हो सकता है। बड़ों के न्यूट्रल रहने की गारंटी है आगे के लिए? देखिए वो गारंटी कभी भी नहीं होती। अच्छा। अगर सियासतदान गड़बड़ करेंगे और आंखें दिखाएंगे और गलत फैसले करने शुरू कर देंगे, ठीक है, और ब्रिजेस नहीं बिल्ड करेंगे और मिसअंडरस्टैंडिंग्स होंगी आयशा, तो फिर गड़बड़ तो होगी। हाँ, फिर मौका मिल जाएगा ना फिर मुदाखलत का। बहरहाल प्रोड्यूसर साहब मेरे चीख रहे हैं काफ़ी देर से कि वक्त खत्म हो गया, लेकिन वक्त अभी बाकी है, एक हफ्ता अभी रहता है और ये आने वाला हफ्ता बहुत हंगामा खेज है। सबात एक तगय्युर को है ज़माने में और बदलता है रंग आसमान कैसे कैसे। आने वाले हफ्ते में हम देखेंगे कि तब्दीली खा गई सियासतदान कैसे कैसे। सेठी साहब से कोई सवाल पूछना चाहें तो वीडियो मैसेज के जरिए भेजिए। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए।